Let's get started. First, I'll begin with my introduction. हमारा सेशन ऐसे रहेगा कि पहले मैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो लूँगी एंड देन एंड में पैनल आप लोगों के लिए ओपन रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं. आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच आर यूजुअली आस्क्ड बाय द एस्पिरेंट्स, कवरिंग ऑल द 3 stages of the examination including prelims, means and interview, and all the other questions which are generally asked for study like timetable, routine, and how to avoid distractions, and other questions too. Once I am done with all that, the panel will be open to you all. I will take your questions. Okay, so let's begin with my introduction. Hello everyone, I am Yashasvi Vijayvargiya. I come from Shivpuri district of Madhya Pradesh. I've completed my schooling from Happy Day School Shivpuri in CBSE board. Post 10, I did my engineering in electronics and telecommunication from Birla Institute of Technology, Mesra Ranchi, and I was the university gold medalist. Apart from that, I did one research internship in my college and published a research paper in Springer, Singapore. After the college, I entered into the preparation of competitive examinations, and in 2024, I cleared UPSC Engineering Services examination with All India Rank 2. Along with this, I got AIR 41 in Gate Instrumentation and AIR 198 in Gate Electronics. Also, I cleared the exams conducted by Bharat Electronics Limited, Bharat Dynamics Limited, and written examination of ISRO. So this was all about me. जैसा मैंने बताया, हमारा सेशन ऐसा रहेगा कि पहले मैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कवर करूंगी जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, एंड इन द एंड पैनल आप लोगों के लिए ओपन रहेगा एंड आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द एग्जाम. सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी. मैंने कॉलेज के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मैंने अपने घर पर ही रहकर पढ़ाई करी थी. 2023 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था और मेरे मार्क्स अराउंड 565 थे और जनरल का कट ऑफ 594 था. मेरी मिस्टेक ये हुई थी कि पहले अटेम्प्ट में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था. जो सब्जेक्ट्स थे टेक्निकल के 15 सब्जेक्ट्स, उनमें से मैं अराउंड 9 to 10 सब्जेक्ट्स ही कवर कर पाई थी, तो इससे मेरा स्कोर थोड़ा कम था मेंस में. इसके बाद मैंने 2024 में अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया. सबसे पहले मैंने गेट क्वालिफाई किया, इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया दूसरे एग्जाम्स क्वालिफाई किए और नवंबर 2024 में यूपीएससी ईएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में दूसरा स्थान प्राप्त किया. इसके बाद मेरे पास ये क्वेश्चन है कि मैं अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहूँगी. तो इसके साथ मैं शुरुआत करती हूँ परमपिता परमात्मा से, जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, जिनका सबसे बड़ा हाथ है मेरी सफलता के पीछे. इसी के साथ जो मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है माय पेरेंट्स. देन कम माय टीचर्स, बीट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज और कोचिंग. And last but not the least, my very amazing friends who helped me in my entire journey of preparation. Because मैंने घर पे रहकर पढ़ाई की थी, तो मैं अपने डॉक्टर चंद्रशेखर, अपने ड्राइवर अंकल, and the one who used to manage my Wi-Fi अनिल अंकल, and रमेश अंकल who fixes the issues in my laptop, इन सब का भी सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगी. इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डू यू गेट मोटिवेशन टू गिव यूपीएससी. So I got the motivation to go UPSC when I saw Namit Bhaiya from my hometown securing AIR 1 in civil department. इसके साथ ही मैं अपनी नॉलेज और स्किल्स जो मैंने इंजीनियरिंग के दौरान सीखी उसको भारत के विकास में योगदान देने में ज्ञापित करना चाहती थी, तो मैंने आईएएस बनने का सपना देखा. इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टाइम कब है कि कब हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए. तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम में अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज देना है, तो थर्ड ईयर ऑफ द कॉलेज इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइम टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन. इससे आपको पूरा समय मिल जाएगा तैयारी करने का और आप अपने फाइनल ईयर में ही एग्ज़ाम दे पाएंगे. अगर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास और आप जॉब के साथ कर रहे हैं, तो इसके साथ भी आप तैयारी कर सकते हैं. अब वो कैसे करनी है मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगी, ठीक है. इसके साथ ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी ईएससी.
सो मैं ये कहना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कोचिंग इज़ वेरी मच इनटू दिस प्रिपरेशन. फ्रॉम कोचिंग you will get the content required for this exam in the most concise manner, and this will save a lot of your time. You will study to the point what is asked in the examination and what is required in the examination. So coaching institute, अगर आपके concepts बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो फिर आप सिर्फ PYQ सॉल्व करके भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बट मुझे कोचिंग की हेल्प लगी थी और मैंने कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस AIR 2 के पीछे. इसके साथ ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स इन द प्रिपरेशन. सो शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस प्रिपरेशन ऑफ UPSC ESE. आपको करना क्या है ना, फॉर ईच सब्जेक्ट यू हैव टू मेक कंसोलिडेटेड नोट्स विद इन 10 to 15 pages. What to include in it? The important conceptual points and the formulas which you think are important. And it should not be more than that. इससे क्या होगा, आपको बार बार कंप्लीट नोट्स रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे. यू कैन रिवाइज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड इन द मोर इफेक्टिव मैनर. रिवीजन कैसे करना है इसकी बात अभी करते हैं एक अलग से क्वेश्चन में. उससे पहले ये पूछा जा रहा है कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाए पढ़ने का. सो आपको क्या करना है, आपको अपने टारगेट्स और प्रायोरिटीज़ को सेट करना है ऑन द वीकली एंड मंथली बेसिस, और इसी के हिसाब से आपको स्केड्यूल बनाना है. अगर आप अर्ली मॉर्निंग में कंफर्टेबल हैं तो आप वैसे कीजिए, लेकिन इफ़ यू आर मोर ओके इन द लेट नाइट्स देन इट इज़ ऑल्सो ओके, नो इश्यूज. योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ओनली यू नोज. सेट द टाइम विच सूट्स यू, नॉट दैट व्हाट अदर्स आर सेइंग टू यू. ओके. एंड डेली में आपको क्या इंक्लूड करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स रिविजन आपको डेली में इंक्लूड करना है. रिविजन के बारे में मैंने बोला, अभी डिटेल में बाद में बात करेंगे. इस बार क्या है कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है जून में है और अगस्त में है मेंस का एग्ज़ाम. तो आपको ज़्यादा गैप नहीं है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ में ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए. और जैसे आप ऐसा कीजिए, एक सब्जेक्ट को 4 दिन दीजिए. सबसे पहले उसका शॉर्ट नोट्स जो है वो रिवाइज़ कीजिए, देन उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस के PYQs अटेम्प्ट कीजिए, और डेली साइक्लिक मैनर में पिछले सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए. साइक्लिक मैनर इन द सेंस मैं बोल रही हूँ आपको 1 to 4 7 का रूल फॉलो करना है. जैसे पहले वीक में आपने एक सब्जेक्ट रिवाइज किया, उसको फिर सेकेंड वीक भी रिवाइज किया, देन इन 4th वीक एंड एट लास्ट इन द 7th वीक. सो you will all the topics will be on your fingers and you can attempt questions just after seeing that, and seeing the question you can mark the answer, and in this way you will be able to remember all the subjects. एक क्वेश्चंस बच्चे बहुत पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए. देखिए, आवर्स डजंट मैटर एट ऑल. यू मस्ट मेंटेन कंसिस्टेंसी, स्टडी डेली and complete your set targets whatever you have focused on. Once your target is done, doesn't matter how many hours it takes, but make sure always set the doable and achievable targets. इसके बाद ये सवाल है कि how to keep yourself away from the distractions. From distraction, what I understood is you are asking about social media. मैंने क्या किया था ना, अपनी प्रिपरेशन टाइम में रात को 9 से 9:30 का टाइम सोशल मीडिया के लिए रखा था. मैं पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, बट मैं सिर्फ रात को 9 से 9:30 के बीच में ही इसका यूज़ करती थी. इसके अलावा मैं कभी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे नहीं जाती थी, और आप भी ऐसा कर सकते हैं. इससे क्या है, आपका एक जो डिस्ट्रैक्शन का टाइम है आपने फिक्स कर दिया है डेली, तो आपका जो बाकी टाइम है आप अपने प्रिपरेशन को दे सकते हैं. और या फिर आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिससे आप सोशल मीडिया ऐप्स को लॉक कर सकते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं. एंड फिर कहना चाहूँगी, इफ़ यू आर हंग्री इनफ फॉर क्रैकिंग द एग्जाम देन दीज डिस्ट्रैक्शंस विल नॉट बॉदर यू एनी मोर. अब आते हैं मेन पार्ट पे, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की ईच स्टेज की स्ट्रैटेजी व्हाट आई फॉलोड आई विल टेल यू. सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की. As I told you, this year you have to prepare simultaneously for prelims and mains as there is not much gap in between. And in prelims we have 2 exams, one for GS and other is technical.
टेक्निकल हम सब इंजीनियर्स का बहुत स्ट्रांग होता है, हम हमेशा वो ही पढ़ते हैं, वो हमारा स्ट्रांग एरिया है। तो ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन दैट एंड you have to do all the subjects, you can't skip anyone, you have to do all the 15 subjects because questions सबसे आते हैं। और अब पेपर का ट्रेंड भी थोड़ा चेंज हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लास्ट ईयर का जो पेपर था 2024 का, उसमें प्रीलिम्स में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस एक भी नहीं आए थे, और जो 1 2 3 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे गए थे ज़्यादा। वो टाइम टेकिंग होता है, तो यू शुड बी रेडी विथ, यू शुड नॉट हैव द प्री माइंडसेट कि इस टाइप का पेपर आपका आएगा और आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। पेपर कैसे भी आ सकता है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, कभी किसी और सब्जेक्ट से ज़्यादा आ जाते हैं। तो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में नहीं कह सकते कि यही सब्जेक्ट आप करके जाइए, इसी से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ट्राई करिए कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इस बार 150 में से मैंने अराउंड 119 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड आई स्कोर्ड अराउंड 139 मार्क्स इन दिस। जीएस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। देखिए, एप्टीट्यूड मैथ्स हम सब कंफर्टेबल रहते हैं, इन दोनों से 15-15 सवाल आते हैं और बहुत स्कोरिंग होता है। ये 30 क्वेश्चन में से अगर आप 25 भी सही कर देते हैं तो आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं। एवरेज 75 स्कोर इज अ गुड स्कोर इन जीएस। एंड इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, 4 स्टैटिक सब्जेक्ट मैं आपको बताती हूँ जिनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मटेरियल साइंस आप कर सकते हैं, ये हमारे टेक्निकल से भी ओवरलैप करता है, तो आपको अलग से पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और 2 सब्जेक्ट और हैं, क्वालिटी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हो गया इंजीनियरिंग एथिक्स, ये आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि आप इसके क्वेश्चंस कैसे सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको मतलब ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और आईसीटी तो हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स को फेवर करता है, कई बार उससे बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे सिंक्रोनस असिंक्रोनस पूछ देते हैं, या फिर टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक पूछ लेते हैं, और कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, तो वो हम कर लेते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जीएस में एप्टीट्यूड मैथ्स आप करिए, इसके साथ मटेरियल साइंस, ड्राइंग, क्वालिटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करिए। ये 6 सब्जेक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। एथिक्स आपके स्ट्रीट स्मार्टनेस से हो जाएगा, और आईसीटी के अगर 1-2 सिंपल क्वेश्चंस आ गए, इफ यू आर लकी इनफ और फॉर्चुनेट इनफ, तो आप वो कर लेंगे। अगर आप ये सब करके जाते हैं तो आपकी इजीली 70 to 75 मार्क्स आ जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर होता है जीएस में। अब बात करते हैं कि पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने टेक्निकल और जीएस दोनों के लिए पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस क्या है, काफ़ी इजी आते हैं कंपैरेटिव टू न्यू ट्रेंड विच इज़ आस्किंग नाउ अ डेज। सो अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन करेंगे तो आपको नए ट्रेंड का पता चलेगा कि क्या किस टाइप से अभी पूछा जा रहा है, किस टाइप से सोचना होता है आपको एग्जाम में। और ईएससी का नेचर रिपीटेटिव है, कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। सो दिस अदर बेनिफिट ऑल्सो यू विल गेट बाय डूइंग द पीवाईक्यूज। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज लाइक बाइबल and you have to follow it religiously. सेकेंड स्टेज होती है इस एग्जाम की मेंस। मेंस में जैसे हमें पता है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो अब आपने प्रीलिम्स दिया है तो आपने शॉर्ट नोट्स तो आप रिवाइज कर चुके होंगे, और प्रीलिम्स आपने दे दिया है, सो यू हैव ऑल द कंसेप्ट्स ऑन योर फिंगर्स। नाउ यू ओनली हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। What I did कि I divided all the questions of each subject, each 15 subjects in 3 sections: theory, derivation and numericals. अब आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी है, तो पहले आप क्या कीजिए, पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लीजिए, फिर उनसे रिलेटेड मेंस के न्यूमेरिकल्स और प्रीलिम्स के एमसीक्यूज सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर के। आफ्टरनून में आप क्या करिए, इनसे रिलेटेड थ्योरी और डेरिवेशंस आप कीजिए, और इवनिंग में आप प्रीवियस सब्जेक्ट जो आपको साइक्लिक रिवीजन मैंने बताया वो फॉलो कीजिए। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ लगभग 2 महीने का ही गैप है।
अब बात कर लेते हैं आंसर राइटिंग की। तो मैं कहूँगी जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाए तो हर वीक में कम से कम एक पेपर लिखने का ज़रूर ट्राई कीजिए एंड योर आंसर शुड बी यूनिक। न्यूमेरिकल लिखने का तो सिर्फ एक ही तरीका होता है, पहले आपको गिवन वैल्यूज़ को मेंशन करना है हर टर्म के साथ में, फिर आपने जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है उसको इंडिकेट कीजिए, बॉक्स मार्क कीजिए एंड उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। सेम इज़ द केस विद डेरिवेशन टू। एंड एक आपको बात बताना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आर मोर स्कोरिंग देन थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड इससे आपका स्कोर भी आप ज़्यादा कर पाएंगे। थ्योरी में आंसर आपको पॉइंट फॉर्मेट या फ्लो चार्ट फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए पॉइंट्स बनाए थे, जैसे डिजिटल का अगर कोई क्वेश्चन आ गया और अगर उसमें लॉजिक डायग्राम बन रहा है तो उसको ज़रूर ड्रॉ कीजिए। ईडीसी का अगर कोई क्वेश्चन पूछा है और एनर्जी बैंड डायग्राम बन रहा है, पॉसिबल है, तो उसे ज़रूर बनाइए। दिस विल मेक योर आंसर यूनिक एंड इट विल अपीयर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। थ्योरी क्वेश्चंस में भी अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला को इंडिकेट करना पड़ रहा है तो आप ज़रूर कीजिए थ्योरी के साथ में, और उसकी हर टर्म को एक्सप्लेन कीजिए कंसेप्ट के साथ, तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ज़्यादा अच्छा बन पाएगा। अब जैसे डिफरेंशिएट करने के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मटेरियल साइंस में इस बार पूछा गया था कि फेरोमैग्नेटिक फेरीमैग्नेटिक कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे डिफरेंशिएट करना था, तो उसको टेबल बना के पॉइंट फॉर्मेट में आप करेंगे तो इट विल अपीयर मोर गुड। एंड जो आपका डोमेन डायग्राम होता है हर किसी का, जैसे इसमें पूछा गया था फेरोमैग्नेटिक फेरीमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक, इन सब के मटेरियल की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पूछी थी, तो मैंने हर किसी में डोमेन डायग्राम भी बनाया था टू लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। पेपर 1 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं नेटवर्क, एनालॉग, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। इसके अलावा, और ये सारे सब्जेक्ट्स ना गेट में भी कॉमन आते हैं। और इसके अलावा अदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो सिर्फ ईएसई में आते हैं, जैसे कि मटेरियल साइंस, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेजरमेंट, ये ईएसई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको जो मैंने टेक्निक बताई थी कि यू हैव टू डिवाइड द क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स, डेरिवेशंस, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स, एंड जो आपको मेथड बताया था मॉर्निंग से नाइट का कि आपको कैसे फॉलो करना है, आप उस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी इसकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। पेपर 2 की बात कर लेते हैं, तो इनके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो गेट से ओवरलैप करते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सिग्नल्स एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट इसकी जो एप्लीकेशन है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत यूज़ आती है। सो दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म थ्योरी इसमें बताई गई है, जैसे कि फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का जितने भी ट्रांसफॉर्म होते हैं, DTFT एंड DFT एंड Z ट्रांसफॉर्म, ये सब इसमें आता है। इन सब का ना कम्युनिकेशन में बहुत यूज़ होता है, तो दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्पेसिफिक क्वेश्चंस 1-2 ही आपको मिलेंगे, बट इनके एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में मिल जाएंगे। तो दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों सब्जेक्ट तो गेट के साथ कॉमन हो गए। अब इसके अलावा दूसरे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे जाते हैं वो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशंस, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इसके लिए भी आपको मैंने बताया शॉर्ट नोट्स के साथ जो PYQs का डेरिवेशन थ्योरी और न्यूमेरिकल बाइफर्केशन का जो वे आपको बताया, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड इनसे आपकी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेरे मार्क्स कुछ लोग पूछ रहे हैं मेंस में मेरे कितने आए थे, तो आई स्कोर्ड इन टोटल 328 मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन इन बोथ इंक्लूडिंग बोथ द पेपर्स। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है हमारा, एंड ये बात भी मैं बोलना चाहूँगी कि जो मेंस है ना, वो जैसे कि ये गेट जो है आपका, जैसे कि किट से हम एनालॉजी ड्रॉ करें तो गेट आपका 1 डे इंटरनेशनल है, आपको सिर्फ एक दिन में आपको परफॉर्म करना होता है गेट के एग्जाम में। बट यूपीएससी एग्जाम में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो इट इज़ मोर लाइक टेस्ट मैच। अगर आप एक में अच्छा नहीं भी कर पाए हैं तो आप दूसरे में परफॉर्म कर सकते हैं, और मेंस
इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज बिकॉज सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज मेंस का रहता है 600 मार्क्स का, और वो स्कोरिंग भी होता है। एमसीक्यू आप एक दो सही करके उसके मार्क्स लें, इसके कंपैरेटिवली मेंस का एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन करके उसमें 20 में से 18 लेकर आ जाएं तो आपके मार्क्स ज़्यादा बूस्ट हो सकते हैं। तो मेंस पे आप बहुत अच्छा अपना कमांड रखिए, फोकस रखिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। डेली वीक में एक पेपर तो आपको सॉल्व करना ही है, फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो या कुछ और कोई और पेपर हो, बट डेली आपको वीक में एक बार तो सॉल्व करके देखना ही है कि 3 घंटे में आप वो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर पा रहे, कर पा के अच्छे से कर पा रहे हैं। और दूसरा एक बात करना चाहूँगी कि मेंस में आपको 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसका फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस में से आपको एक एक क्वेश्चन तो ईच सेक्शन से सेलेक्ट करना ही होता है, और एक क्वेश्चन से आप अपनी मर्जी का किसी भी सेक्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स आप क्वेश्चन सिलेक्शन पर ज़रूर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन से क्या होगा ना, आप ये देखिए कि आपका मैक्सिमाइज स्कोर किस में आ रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जिसके आपको 3 पार्ट आते हैं बट थोड़े थोड़े ही आते हैं, जो 60 मार्क्स का है, तो उसमें से आप अराउंड 30 तक या 25 तक ही स्कोर कर पाएंगे अगर आपको पार्शली आता है। बट एक क्वेश्चन है जिसके आपको 2 पार्ट बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से आते हैं, then you can score 40 out of 60 in that question. So question selection is also very important in the examination, in the mains, that is second stage of the examination. And इसमें आपको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, या पेपर्स के थ्रू ही प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट द क्वेश्चन सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम इन द लीस्ट टाइम। एंड आपको 500 जो क्वेश्चंस होते हैं 3 घंटे में फिनिश करने होते हैं, तो यू शुड हैव वेरी गुड स्पीड अलॉन्ग विद द एक्यूरेसी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके से आप लोग अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेज आती है इंटरव्यू की। अब जब आपने मेंस और प्रीलिम्स कर लिया है तो आपकी टेक्निकल पोर्शन तो बहुत स्ट्रांग होगी। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का, और सेकंड अटेम्प्ट में भी दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पैनल में सुमन मैम थी और सेकंड में संजय सर थे। ड्रेस कोड वही फॉर्मल रहता है, फीमेल्स के लिए आप साड़ी पहनकर आ सकते हैं। एंड आई हैव अ वेरी गुड इंसिडेंट रिलेटेड टू द ड्रेस कोड। जैसे ही आई एंटर्ड द रूम, संजय सर सेड दैट यू आर लुकिंग एग्जैक्टली लाइक मदर टेरेसा, एंड दिस बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस इनफ। Okay, so this is about dress code. It should be formal, no high makeup or something like that. It should be simple and formal dress code. Okay, and इंटरव्यू में बेसिकली आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज इज ऑलरेडी बीइंग टेस्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 स्टेजेस इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर. So it is basically your personality test. So you should know how, if you don't know the answer of any question, even if you don't know the answer of any question, you should know that how to say no or sorry, that if you don't know the answer, you should like you have to practice this in mock interviews which are conducted by different coaching institutes. This will help you a lot. इस बार मेरा इंटरव्यू अराउंड 40-45 मिनट्स तक चला था, एंड मुझसे सबसे पहले मेरे रिसर्च पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे जो पैनल के हेड थे उनने। उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चंस में, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं मुझसे क्या पूछा गया था। सबसे पहले मुझसे पूछा था रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में, और उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। देन पूछा था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीयू एंड इट्स वर्किंग। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ते हैं, उसमें ये पूछा था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सवेल्स इक्वेशन। सिग्नल सिस्टम से पूछा था कि कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम कौन सा होता है। फिर एडवांस कम्युनिकेशन पे वो लोग आ गए थे, उसमें पूछा था वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन क्या होता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ वेव गाइड। एंड फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। कुछ क्वेश्चंस मुझे जो याद है वो मैं आपको बताती हूँ। पूछा था मुझसे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड इसके अलावा मुझसे पूछा था कि कम्युनिकेशन से पूछा था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। तो इतने लगभग और भी काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे, बट दिस आर सम एग्जांपल्स विच क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू मी ड्यूरिंग माय इंटरव्यू। एंड जेनरिक क्वेश्चंस में, जैसे कि मेरे पापा बैंक में हैं, तो मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ जनधन योजना। एंड आई मैंशनड मेडिटेशन एज माई हॉबी, सो दे आस्क्ड मी व्हाट डू यू मीन बाय इनर इंजीनियरिंग। इसके अलावा
एक ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि फेवरेट सब्जेक्ट सबके होते हैं, बट उनने मुझसे पूछा था कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें नहीं पसंद होते, तो आपका लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। और फिर देन पैनल हेड आ गए थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नेम्स आप बताइए, एंड what India is doing for chip manufacturing, what are the benefits of digitalization in India. And overall, I scored around 138 in interview, which is a good score. And आप क्या कर सकते हैं ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुक्स आती हैं, उसमें ना प्रीवियस ईयर के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो अब आपने प्रीलिम्स और मेंस तो आपने कर लिया है, शॉर्ट नोट्स आप पढ़ चुके हैं, अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी हो गई है, तो वो जो ये बुकलेट्स होती हैं इसमें पुराने साल के क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो ईएससी इंटरव्यूज में दूसरे कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे और अपने शॉर्ट नोट्स को फिंगर्स पे रखेंगे, देन यू कैन आंसर most of the technical questions in the interview. They don't ask much deep questions. They are just testing your personality, how you handle the pressure, if you don't know any question, and if you are hyperactive or not. Like if you know the answer, you directly jump before completing the question and tell the answer. They test this too, and ये सब पूछा जाता है। इसके अलावा पैनल आपके लिए ओपन है, आपको जो भी क्वेश्चंस कुछ भी मुझसे पूछने हैं आप पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। इंटरव्यू पैनल के बारे में मैं बता चुकी हूँ। मेरा इंटरव्यू पैनल संजय सर का था, एंड मिस्टेक्स पूछ रहा है कोई मुझसे कि मेरी मिस्टेक्स क्या हुई थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये मिस्टेक करी थी कि मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, मैंने बताया था पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी और मेरा कुछ 29 मार्क्स कम था फाइनल लिस्ट में आने से, तो ये इशू हुआ था। हाँ, ये कोई पूछ रहा है पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या मैम? पीवाईक्यू से क्वेश्चन मैंने बोला रिपीट होते हैं, प्रीलिम्स में भी होते हैं, इन मेंस 2 रिपीट होते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस इवन रिपीट हुए थे इस बार मटेरियल साइंस के और मेजरमेंट के, तो पेपर रिपीटेटिव होता है। सो पीवाईक्यू इज लाइक बाइबल टू यू ऑल, you have to do it rigorously and religiously, follow it like. And GS subjects, which subjects I have already told, GS subjects you have to prepare aptitude and maths, जिनसे 15 क्वेश्चंस आते हैं जो बन जाते हैं। इसके अलावा मटेरियल साइंस हमारा टेक्निकल से ओवरलैप करता है, आप वो सब्जेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो कर सकते हैं। एथिक्स का स्ट्रीट स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है आप एथिक्स के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। एंड इफ़ यू आर लकी इनफ, आईसीटी से कोई सिंपल विदाउट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को फेवर करता है, तो आप वो कर सकते हैं। तो जीएस इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, डिटेल में मैंने पहले बताया हुआ है, आप जब वीडियो अपलोड हो जाए तो आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि जीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैम जीएस पेपर में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इन टाइम 17-18 क्वेश्चंस। देखिए इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप टेस्ट सीरीज़ की हेल्प लीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, टाइमर सेट करने के साथ साथ आप टेस्ट दीजिए, एंड इससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। एंड कोई मुझसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी बुक पढ़ी थी। देखिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी तो मेरे पास कोचिंग के नोट्स थे, तो मैंने वही फॉलो किए थे, उसमें सारे पॉइंट्स जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो कवर किए जाते हैं। एंड मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स फॉलो किए थे, इसके बाद जो मैंने शॉर्ट नोट्स थे मैं सिर्फ उनको ही देखती थी और वही करती थी। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, तो आपको मैंने बताया कि घंटे तो मैटर नहीं करते हैं कि डेली आप 20-20, 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली। तो आपको क्या करना है कि अपना टारगेट सेट करना है जो कि अचीवेबल हो, डूएबल हो, and once target is done then your work for the day is done, and you have to set weekly and monthly targets too. And revision strategy, I have already told that you have to follow 1 to 4-7 code, like you have to revise the subject in the first week, then in second, then in fourth, and then in seventh. मैम अपने क्लास नोट्स में वैल्यू एडिशन कहाँ से किया था? क्लास नोट्स में वैल्यू एडिशन मैंने किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से,
कि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में कभी कवर नहीं हो पाते हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से मैं क्लास नोट्स में वैल्यू एडिशन करती थी और फिर उसके बाद में अपने शॉर्ट नोट्स बनाती थी। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू एडिशन किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू क्लास नोट्स में। जो सब्जेक्ट खत्म हो गए पहले उसको कितनी बार कितने समय के बाद, मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको बताई है। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट वीक में उसको रिवाइज कीजिए, देन इन सेकेंड वीक, देन इन फोर्थ वीक एंड देन इन सेवेंथ वीक। इन दिस वे यू विल एबल टू keep grasp on all the concepts very easily and आपका हो जाएगा। आप वीडियो देखिए अपलोड होगा तो मैंने आपको पूरा वे बताया है कि आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है, किस तरीके से आपको प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना है इस बार, क्योंकि टाइम कम है दोनों के बीच में। एक सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज करना चाहिए, मैंने बोला ना 1 to 4 7 4 बार कर लिया, उसके बाद आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद आपको वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। हाँ, और सब्जेक्ट साथ में होते रहेंगे तो कैसे मैनेज होगा? तो आपको ना, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर उसके प्रीलिम्स की और मेंस के क्वेश्चंस करने हैं जो न्यूमेरिकल वाले हैं, वो आपने कर लिए। फिर आप डेरिवेशन और थ्योरी पे जाइए, वो कर लीजिए। फिर उसके बाद आफ्टरनून से 9 का टाइम आप पूरा रिविजन को डिवोट कर सकते हैं। इसमें आप अच्छे से अपना जो भी आपने पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपके पास ऐसे स्टैक्ड नहीं होंगे सब्जेक्ट्स कि आपका अगर एक हुआ, दो हुआ, तीन सब्जेक्ट हुआ, फिर आप चौथा करने गए तो पहला भूल गए। इस तरीके से नहीं होगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द 1 to 4 7 कोड विच यू नीड टू फॉलो इन द रिविजन। व्हाट रिसोर्सेज डिड यू फॉलो टू प्रिपेयर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स? देखिए, एप्टीट्यूड मैथ्स तो हम गेट में ही पढ़ते हैं एंड बाकी जो मैंने किया था वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मेरे नोट्स थे मैंने उनसे ही प्रिपेयर किया था एंड PYQ सॉल्व किए थे। लाइक नोट्स पढ़ लिए, देन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। GS में आप इसी तरीके से स्कोर कर पाएंगे। इफ यू ट्राई टू रीड द होल book like religiously, then it will take more time and the result and score will not be that much uh, uh, it will not be matched with the amount of time which you have invested in the GS preparation. So मैंने सिर्फ अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ही नोट्स फॉलो किए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से किया था। एटलीस्ट मैंने प्रीलिम्स से पहले 3 से 4 बार तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ही लिए थे, GS के और टेक्निकल के प्रीवियस 10 ईयर्स के। उससे पहले के मैंने इसलिए नहीं किए थे क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा ईजी था पहले, और वो हमारे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड हो जाता है क्योंकि कोचिंग में क्लास में कवर किए जाते हैं। अभी जो नया ट्रेंड आ रहा है, पेपर का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम असर्शन रीजन भी नहीं आए थे, 1 2 3 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे जो कि टाइम टेकिंग थे। तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना होता है। मैम PYQ प्रेफर करना चाहिए या वर्कबुक भी लगाना चाहिए? देखिए, मैंने तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही किए थे क्योंकि आपको एग्ज़ाम के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही ज़्यादा गाइड करते हैं। मतलब आप कर सकते हैं, इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन डू, बिकॉज इट्स बेटर इफ़ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम एंड यू आर वर्किंग in anywhere in any company and which job you have to prepare, then you can directly go to the previous year questions and it is also more than enough for practice. Like I was not working, although I was not working, I only did the previous year questions. Class notes में value addition कहाँ से? I have already told from previous year questions I did the value addition in the class notes. Any more questions from your side? Can you please also share strategy for advanced communication and instrumentation? इंस्ट्रूमेंटेशन ESE में तो नहीं होता है, गेट का एक स्पेसिफिक पेपर होता है, तो उसमें तो जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं नेटवर्क, सिग्नल, डिजिटल कंट्रोल एंड एनालॉग, एप्टीट्यूड, मैथ्स, तो मैंने तो यही पढ़ के दिया था और मैंने जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो नहीं किए थे। उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप ESE की प्रिपेयर करते हैं तो वो आपका साथ में ही प्रिपेयर हो जाता है। तो आपको अलग से करने की, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ESE और गेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड से प्रिपेयर कर रहे हैं तो देन यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। You can easily crack that exam with that knowledge which you have by studying the concepts of ESE and GATE for electronics engineering only.
So you don't have to do anything extra for that. I got AR 41 in instrumentation and I did nothing extra for instrumentation examination. And someone is asking for advanced communication what you have followed. I only followed the class notes of Medici, like the coaching institute which I followed. And there are 4 sections in advanced communication. One is fiber optic communication which is very important. उससे इंटरव्यू में भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं. इस बार तो ज़्यादातर एस्पिरेंट से फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे. इसके अलावा और जो मेंस का पेपर है उसमें भी फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन से न्यूमेरिकल या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ ही जाता है. तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. दूसरा इसमें आता है सेल्यूलर कम्युनिकेशन. इससे कभी कभी थोड़े टफ न्यूमेरिकल हो जाते हैं, पर आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं ना, तो आप ये वाला क्वेश्चन मत सेलेक्ट कीजिएगा कि जिसमें सेल्यूलर कम्युनिकेशन से थोड़ा टफ न्यूमेरिकल आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि सेल्यूलर कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड यू कांट cover each and every point in that. एंड इसलिए बेसिक जितना पढ़ाया जाता है वो ज़रूर कीजिए. जैसे कभी कभी अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ 4G नेटवर्क और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2G एंड 3G. तो ये बेसिक आपको आना चाहिए. बट बहुत ही डीप डाउन, जैसे एक एयरलैंग वाला एक न्यूमेरिकल आया था बहुत, मतलब पहले मुझे ईयर याद नहीं है, बट वो अब अगर आपसे नहीं आया तो मतलब अगर किसी से हो भी जाएगा तो उसने ज़्यादा टाइम उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इन्वेस्ट कर दिया जो कि इतना रिक्वायर्ड है नहीं. ठीक है. और इसके बाद माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आता है. माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से भी इंटरव्यू स्पेसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव, इज देयर एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव. और उसमें जो आता है ओनोस्फेयर, आइनोस्फेयर, व्हाट इज ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन, उसके जो डिफरेंस होते हैं उससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप कर सकते हैं. और डिफरेंट एंटेनास से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप कर सकते हैं. जहाँ तक मैंने देखा है उससे क्या कहते हैं मेंस में, तो हाँ इस बार एक क्वेश्चन आया था डायरेक्शनल कपलर का. तो मैंने पढ़ा तो नहीं था प्रिपरेशन के दौरान, बट कॉलेज में मैंने डायरेक्शनल कपलर थोड़ा पढ़ा था तो मुझे याद था, तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया था. बट आपके क्वेश्चन सिलेक्शन को होना चाहिए. अगर आपको दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वैसे कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. और लास्ट इसमें आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए थे, लाइक व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन and difference between uplink and downlink, why the frequency of which frequency is higher and why. and ये पूछा जाता है. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में डिफरेंस पूछा गया था. एंड बस यही इम्पॉर्टेंट है. इससे भी क्वेश्चंस आते हैं. सेक्शन बी में आते हैं पेपर 2 के एडवांस कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस. तो जो डुएबल होते हैं वो वाला क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए और उसको अटेम्प्ट कीजिए. लाइक इस बार मैंने क्या किया था कि एक जो सेट ऑफ मैंने सेक्शन बी से जो चूज़ करने वाला था वो एक ही क्वेश्चन किया था, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन EMT का था जो कि सिंपल था, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर की एक कोडिंग थी, और तीसरा एडवांस कम्युनिकेशन का फाइबर ऑप्टिक्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो वो मेरे लिए ईजी हो गया था. उसके अलावा जो 2 क्वेश्चन आए थे उसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे गए थे. तो क्वेश्चन सिलेक्शन इन मेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इससे मतलब आपको ये नहीं कि आप पेपर मिलते ही आप शुरू हो जाएं करना, आपको ये नहीं करना है. मेंस का पेपर जैसे ही आपके पास है, आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको वो 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो आपको सेलेक्ट करके करने हैं. फिक्स्ड क्वेश्चंस तो फर्स्ट और 5 तो कंपलसरी, यू डोंट हैव टू रीड दैट. आपको जो 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं वो आप बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए कि सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमाइज इन द लीस्ट टाइम, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मेंटेन वेरी गुड स्पीड. एंड यही आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी रहेगी. कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैम आई एम फ्रेशर, हाउ टू प्रिपेयर एज अ फ्रेशर. तो मैंने बोला था कि फ्रेशर के लिए तो फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए. मैंने भी फ्रेशर आफ्टर कॉलेज प्रिपेयर किया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और मैंने उसके थ्रू प्रिपरेशन की थी. स्ट्रैटेजी जो है वो सेम रहेगी जो मैंने अभी आपको बताई है. एंड प्रोसेस यही रहेगा. और जॉब के साथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेली आपको थोड़ा टाइम आपको शाम को और थोड़ा सुबह निकालना पड़ेगा साथ में प्रिपेयर करने के लिए. and you can maintain the same strategy which I have told previously.
when you are preparing along with job. Any more questions from your side which I have to answer? You can text now in the comment section. Okay, so no more questions. So let's wrap up. Some few tips from my side जो कि मैंने प्रिपरेशन के दौरान कुछ सफलता के मूल मंत्र सीखे जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी. They are time management, maintaining consistency, dreaming big, staying motivated, and taking care of physical and mental health. Okay, so these 5 mantras I followed during my preparation, and they are very important. At last, I want to say the words which inspires me the most and said to me by a very amazing personality. They are, we are who we choose to be. No one is gonna give you anything. Nobody knows what you want except you, and no one will be as sorry as you if you don't get it. So just work from your dreams and achieve them. Always remember, insecurities are loud, but hard work is always silent. Study well and all the best. एंड लास्ट में मैं यूपीएससी टाइम्स का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं आप सभी से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर कर पाई. जितना भी मुझे अभी लगा आपसे शेयर करना चाहिए मैंने सब कुछ शेयर किया. If you have further more questions, you can add in the comment section. I'll try to answer those questions. And all the best to you all. Keep learning and keep hustling. Jai Hind, Jai Bharat.